जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत चल रही होगी। वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जर्नल सीईटी को मद्देनजर रखते हुए धमाका सीरीज चला रहा है और इस धमाका सीरीज के अंदर राजस्थान का इतिहास लेकर के आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हूँ। मेवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसकी 7 क्लासेज हो चुकी हैं। 8वीं क्लास है दोस्तों। क्लासेज ज्यादा होने के पीछे एक उद्देश्य है कि मेवाड़ का इतिहास हम बहुत डिटेल में पढ़ना है। और मेरा ये मानना है कि एक बार आप डिटेल में पढ़ दोगे तो दोबारा आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इसके पार्ट और भी हो सकते हैं और हम अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो राइमल की कल हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हम राइमल की बात कर रहे थे कि राइमल के एक पुत्र, एक पुत्री और 3 पुत्र होते हैं। और तीनों पुत्र जब वो जन्म पत्र दिखाने जाते हैं और पता चलता है कि अब संग्राम सिंह राजा बनेगा, तो कुंवर पृथ्वीराज तलवार निकाल कर उसकी आंख फोड़ देता है। मैंने कहा था कि सारंग देव ने संग्राम सिंह को बचा करके अजमेर के करमचंद परमार परमार के पास भिजवा दिया था, परंतु वो खुद मारा गया था। सरंगदेव खुद वीरगति प्राप्त हो जाता है, परंतु संग्राम सिंह की जान बचा कर कहाँ भिजवा देता है, अजमेर भिजवा देता है। मैंने इसकी चर्चा कर ली। अब जो कुंवर पृथ्वीराज है और जयमल है और उसकी पुत्री एक आनंदी बाई है, हम इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आज की जो क्लास है थोड़ी कहानियों वाली क्लास होगी। इतिहास में इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। थोड़ा कहानियों वाली क्लास है तो उसको समझना आप अच्छे से, है ना। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, और जहाँ पे नोट डाउन करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ नोट डाउन करना है। तो समझते हैं। राइमल था। इस राइमल की एक पुत्री थी, जिसका क्या नाम था, आनंदी बाई। दोस्तों कहानियां जुड़ेगी आगे पीछे, तो इसलिए ध्यान से सुनना। और इसके कहते 3 पुत्र थे। पहले का क्या नाम था, कुंवर पृथ्वीराज। पहले क्या नाम था, कुंवर पृथ्वीराज। दूसरे का नाम था जयमल। तीसरे का वो बताइए, संग्राम। तीसरा क्या नाम है, संग्राम सिंह। तो ये पुत्र हो गए। ये जो कुंवर पृथ्वीराज है, इसको इतिहास में क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। उड़ना, उड़ना राजकुमार। इसे क्या कहा जाता है इतिहास में, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम इसी में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एक जगह पड़ती है, एक जगह है जिसका नाम है टोडा। एक जगह जिसका नाम क्या है, टोडा। टोडा का उस समय सामंत हुआ करता था। टोडा का शासक हुआ करता था, इसका नाम था राव सुल्तान। इसका नाम क्या था, राव सुल्तान। क्या नाम था जिसका, जिसका नाम था राव सुल्तान। अब दोस्तों राव सुल्तान पर आक्रमण करता है एक सूबेदार, जिसका नाम होता है लल्ला खां। इसका नाम क्या होता है, लल्ला खां। किस पे आक्रमण करता है, टोडा पे। लल्ला खां आक्रमण करता है टोडा पे और राव सुल्तान को हरा देता है, और किस पे अधिकार कर लेता है, टोडा पे अधिकार कर लेता है। जब लल्ला खां टोडा पर अधिकार कर लेता है तो राव सुल्तान क्या करता है, ये निर्वासित हो जाता है। और ये जो राव सुल्तान है, ये अपनी पुत्री, इसकी पुत्री होती है, और उस पुत्री का नाम होता है ताराबाई। इस पुत्री का क्या नाम होता है, इस पुत्री का नाम होता है ताराबाई। तो ताराबाई को अपने साथ में लेकर के ये कहाँ चला जाता है, मेवाड़ की शरण में आ जाता है। किसकी शरण में आ जाता है, मेवाड़ की शरण में आ जाता है। और मेवाड़ पर उस समय शासन किसका है, तो मेवाड़ पर उस समय शासन है रायमल का। अब राव सुल्तान जाता है, रायमल कहता है कि बात ऐसी है कि बढ़िया मेरी जगह थी, बढ़िया घर था, टोडा के अंदर में रहता था। तो लल्ला का नाम का कोई तुरक आ गया और उसने उसका आक्रमण कर दिया, मुझे घर से भगा दिया। मेरी एक बेटी है और मैं आप लोग आपके शरण में आया हूँ। रायमल को लगता है कि ठीक है, ये शरण में आए हैं तो शरणागत की तो हम रक्षा करते हैं और शरण भी देते हैं। तो जो रायमल है वो क्या करता है, राव सुल्तान को एक जागीर दे देता है। कहाँ की जागीर देता है, बदनोर की। नोट कर लेना इसको, है ना, बदनोर की जागीर। बदनोर की किसको जागीर दे देता है, राव सुल्तान को दे देता है। अब राव सुल्तान जो अपनी पुत्री ताराबाई को साथ में लेके आया है, इसके चर्चे मेवाड़ में हो जाते हैं। मेवाड़ में हर कोई बात करता है कि राव सुल्तान की पुत्री इतनी सुंदर है जिसकी हद नहीं है, बहुत सुंदर है।
साक्षात काया है, चंदन की काया है, माया है, ऐसे तरह की बातें बढ़ने लग जाती है। ये बातें पता चलती है जयमल को। किसको पता चलती है? जयमल को पता चलती है। और जयमल सोचता है, क्या कहते हैं कि यार बात ऐसी है क्या, सच में इतनी सुंदर है क्या वो? अगर इतनी सुंदर है तो चलो हम भी बात कर लेते इससे। और जयमल कहाँ जाता है? राव सुल्तान के पास में आ जाता है। और राव सुल्तान से क्या बोलता है कि सुल्तान, राव सुल्तान, मुझे तेरी बेटी का चेहरा दिखा दे एक बार, और उससे मैं शादी कर लूंगा। राव सुल्तान कहता है कि ये क्या बात कर रहा है, कि चेहरा दिखा दे। और पता ही है तुझको, तो पता है ही कि जयमल, एक मिनट दोस्तों। और तुझे तो पता है जयमल कि राजपूतों में शादी पहले चेहरा नहीं दिखाया जाता है, पहले शादी होती है उसके बाद में चेहरा दिखाया जाता है। तो शादी कर ले मेरी बेटी से, तो सच योग्य राजकुमार है, मेरी बेटी से शादी कर ले, उसके बाद में चेहरा देख। कौन मना करा तेरे को? तो जयमल क्या है, इसको कुछ अपमान समझता है कि भाई राव सुल्तान ने मेरे को मना कैसे कर दिया चेहरा दिखाने से। और जयमल क्या करता है, चढ़ाई कर देता है किस पे? बदनोर पे। बदनोर पे चढ़ाई कर देता है। अब राव सुल्तान जो है, वो, उसको लगता है कि मैं, मेरे वैसा करता तो मैं रायबल की शरण में गया था, मेवाड़ के महाराजा ने मुझे शरण दी थी और मेवाड़ के महाराजा ने मुझे जागीर दी थी। अब उसके पुत्र ने मुझसे जागीर छीन भी ली तो क्या फर्क पड़ गया? तो राव सुल्तान क्या करता है, बदनोर छोड़ के चला जाता है। बदनोर छोड़ के कहाँ चला जाता है? एक जगह पड़ती है अड़क सादा। अड़क सादा नाम की जगह पड़ती है, यहाँ चला जाता है। और जहाँ पे जाता है तो राव सुल्तान एक साला होता है। राव सुल्तान का साला होता है, उस साले का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है रतन सिंह सांकड़ा। रतन सिंह सांकड़ा। तो रतन सिंह सांकड़ा जाके बोलता है क्या कि भाई राव सुल्तान यहाँ क्या कर रहा है? तो राव सुल्तान पूरी पूरी बात बता देता है कि यार बात ऐसी थी, तो फिर जजमान ने कहकर चढ़ाई कर दी बदनौर में, तो फिर मैं बदनौर छोड़ के आ गया। ये बात रतन सिंह सांकड़ा को बुरी लगती है। अब वो द्वेष रखता है जयमल से कि कैसे कैसे जयमल को कुछ ना कुछ करे। तो एक बार जयमल को शिकार खेलने के लिए बुलाता है रतन सिंह कि भाई जयमल, अपन शिकार खेलने चलते हैं। जयमल को लगता है चलो ठीक है भाई, शिकार खेलने चलते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है शिकार खेलने में? तो जयमल और रतन सिंह शिकार खेलने जाते हैं। और शिकार खेलते थे। अब ये कि एक जीव को, एक जानवर को, एक हिरण को एक साथ देखते हैं दोनों। अब दोनों जैसे उसके पास पहुंचते हैं हिरण के, तो अब बोलते हैं यार इसको मारेंगे। तो पहले तो लगता है जयमल को कि बस मैं मारूंगा, रतन सिंह बोलता है पहले मैं मारूंगा। तो दोनों में बहस हो जाती है, वो भयंकर तरीके से। वो शिकार तो एक बहाना था, दोनों के मन में द्वेष था, रतन सिंह सांकड़ा के मन में द्वेष था, उसी में भी द्वेष था, तो शिकार तो बहाना था। तो ये कहता है कि चलो एक काम करते हैं, दोनों के दोनों एक साथ वार करते हैं इस जो जीव है इसके ऊपर, ठीक है? और कहते हैं कि दोनों एक साथ वार करते हैं। तो जयमल तो तलवार से वार करता है किस पे? रतन सिंह सांकड़ा की गर्दन पे। और रतन सिंह सांकड़ा तलवार से वार करता है जयमल की गर्दन पे। और कहते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं और एक दूसरे का गला काट करके सर काट के जमीन पर पड़े करते हैं, और दोनों ही मर जाते हैं। तो ये थी जयमल की कहानी। जयमल, और जयमल के बारे में क्या कहती है? जयमल शिकार खेलते वक्त जयमल की संदिग्ध मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई क्या बात है पूरी की पूरी। तो ये तो था जयमल की मृत्यु का मृत्यु कहानी। अब हम आ गए कुंवर पृथ्वीराज। कुंवर पृथ्वीराज की बात करते हैं दोस्तों। इसे हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। इतिहास के अंदर भी क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम जाना जाता है। उड़ना राजकुमार की कहा जाता है कि बहुत सारी वो है कहानी इसके बारे में कि इसने मेवाड़ से सिरोही का सफर बहुत कम टाइम में तय कर लिया था। तो ये बहुत फास्ट घोड़ा चलाता था। कोई कहता है कि कुंभकर्ण दीवार पे बहुत तेज दौड़ता था। तो अलग अलग इतिहास से अलग अलग मत देते हैं। हमें तो सिर्फ इतना जानना पड़ा कि भाई उड़ना राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है? कुंवर पृथ्वीराज को। अब यहीं से कहानी जुड़ती है कुंवर पृथ्वीराज से। वो कैसे जुड़ती है? जो राव सुल्तान है, जब वो रायमल के पास दोबारा जाता है और पूरी की पूरी क्या कहता है, कहानी बताता है रायमल को। तो ये ऐसी बात थी कि आपका पुत्र था जयमल,
फेमस। और उसने मुझे ये वाली बात बोली और मैंने उसको कह दिया कि नहीं मैं शादी कर सकता हूँ पर चेहरा नहीं दिखा सकता। पूरी बात सुनने के बाद में रायमन को लगता है कि जरा सुंदर तेरी कोई गलती है ही नहीं इसके अंदर, तू निर्दोष है और तू आराम से जो तेरे बदनूर की जहांगीर है तू वहीं पर है। राव सुल्तान के मन में भी द्वेष है कि उसका टोला चला गया उसके पास से। तो राव सुल्तान कहता है कि मेवाड़ के अंदर जो कोई भी राजकुमार, जो कोई भी व्यक्ति मुझे मेरा टोटा दिला देगा, उस टोटा तो मैं क्या करूंगा, अपने पुत्र के ताराबाई है उस ताराबाई का उस ताराबाई की शादी कर दूंगा। ये बात पता चलती है राव कुंवर पृथ्वीराज को पता चलती है बात। और कुंवर पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर के टोडा पे चढ़ाई करता है। जब कुंवर पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर के टोडा पे चढ़ाई करता है तो इस लल्ला खां की मदद करने के लिए उस समय अजमेर का जो सूबेदार था उसका नाम था मल्लू खां। मल्लू खां, अरे मल्लू खां कहाँ का सूबेदार है? अजमेर का सूबेदार है। कहाँ का सूबेदार है? अजमेर का सूबेदार। अजमेर, अजमेर दुर्ग, उस अजमेर दुर्ग का सूबेदार है मल्लू खां। तो किस मदद करने की, किसकी मदद करने के लिए आता है? लल्ला खां की मदद करने के लिए आता है। कुंवर पृथ्वीराज क्या करता है, टोडा पे अधिक आक्रमण करके तो सबसे पहले किसको हराता है? लल्ला खां को हराता है। उसके बाद में अगला आक्रमण करता है किस पे? मल्लू खां पे हराता है, मल्लू खां पे, और मल्लू खां को हराता है। और कौन से दुर्ग पे अधिकार कर लेता है? अजमेर दुर्ग पे। कुंवर पृथ्वीराज चला तो था सिर्फ टोडा जीतने के लिए, परंतु जीत क्या गया? अजमेर। अजमेर के अंदर जो दुर्ग है जिसे गढ़ बीटली दुर्ग कहा जाता है, उस गढ़ बीटली दुर्ग पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कौन? कुंवर पृथ्वीराज। टोडा जीतने के बाद टोडा किसको दे देता है पृथ्वीराज? किले भाई राव सुल्तान तेरा टोडा लेकर मैं आ गया, ये टोडा संभाल देना। और तूने बात बोली थी वो बात पूरी कर। राव सुल्तान अपनी पुत्री तारा का नाम, तो ताराबाई की शादी किससे कर देता है? पृथ्वीराज से कर देता है। और कुंवर पृथ्वीराज इस ताराबाई को लेकर के कहाँ चला जाता है? अजमेर दुर्ग में। और ये जो अजमेर दुर्ग है, गढ़बिटली दुर्ग, इस ताराबाई के नाम पे क्या कहलाता है? तारागढ़। क्या कहलाता है? तारागढ़ कहलाता है। तो तारागढ़, अजमेर का जो तारागढ़ है वो किसके नाम पे पड़ा हुआ है? इस ताराबाई के नाम पर ही पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी कहानी कुंवर पृथ्वीराज की। अब कुंवर पृथ्वीराज की कहानी जुड़ती है किससे? आनंदी बाई से। वो कैसे जुड़ती है कि आनंदी बाई की शादी किससे हो रही है? लिखा होगा यहाँ पे, नहीं लिखा? चलो कोई नहीं। जगमाल, सिरोही का एक शासक है जगमाल सिंह। कहाँ का है? सिरोही का। तो सिरोही के जगमाल सिंह की शादी किसकी होती है? आनंदी बाई की हो जाती है शादी। अब ये जो जगमाल सिंह है क्या करता है? आनंदी बाई को परेशान करता है बहुत ज्यादा परेशान करता है ये आनंदी बाई को। आनंदी बाई इसके द्वारा दिए गए परेशानी को बहुत ज्यादा परेशान करती है। और ये वाली बात क्या करती है आनंदी बाई? किसको बताती है? कुंवर पृथ्वीराज को बताती है। क्योंकि सांगा तो गया हुआ है अजमेर में, दौरान पवार की शरण में, जयमल मारा जा चुका है, बचा कुंवर पृथ्वीराज। और जब कुंवर पृथ्वीराज को ये वाली बात बताई जाती है कि भाई आनंदी बाई, भाई तेरा जीजा तो मेरे को बहुत परेशान करता है, वो तो जीने ही नहीं देता, मतलब सुबह शाम गाड़ियां देता है, पृथ्वीराज कुछ तो कर। पृथ्वीराज आता है कहाँ पे? सिरोही आता है पृथ्वीराज। और जगमाल सिंह को समझाता है कि ऐसा क्यों करते हो? क्या मिलता है ऐसा करने से? छोटी सी जिंदगी को खुल के जीवांगे, बढ़िया से जियो, मजे करो आराम से, क्या मतलब है लड़ने झगड़ने से? तो कुंवर पृथ्वीराज ये समझाता है। और जगपाल सिंह तो अलग ही द्वेष लेके बैठा रहता है कुंवर पृथ्वीराज के लिए कि तुम मेरे को समझाया, अरे तो इतना बड़ा हो गया तो मेरे को समझाया। और कहते हैं कि जब कुंवर पृथ्वीराज इनको समझा शुरू वापस कुंभलगढ़ की तरफ आ रहा होता है तो जगपाल कुंवर पृथ्वीराज को कहता है कि पृथ्वीराज तुम जा तो रही है, ये गोलियां हैं बढ़िया, कुछ गोलियां हैं, खट्टी मीठी गोलियां हैं, खट्टी मीठी गोलियों को रास्ते में खा लेना, ठीक है? तो और खा लेगा तो अच्छा रहेगा, तो सफर कट जाएगा तेरा। और आज भी हम देखते हैं जब भी हम कहीं जाते हैं सफर में, तो कुछ लोग खाते पीते रहते ही हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो वह उस टाइम पे राम पृथ्वीराज को क्या पता था कि गोलियों के अंदर क्या है, परंतु जगमाल ने उन गोलियों में जहर मिला दिया। क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया। तो कुंवर पृथ्वीराज उन गोलियों को लेकर के वापस से कुंभलगढ़ की तरफ आ रहा होता है। और ऐसे कहते हैं कि कुंभलगढ़ के नजदीक वो पहुंच जाता है, थोड़ा सा ही दूरी रहती है कुंभलगढ़ की, वो उन गोलियों को खा लेता है। और उन गोलियों में जहर होता है, और उस जहर की वजह से जो कुंवर पृथ्वीराज है, कुंवर पृथ्वीराज की होती है मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी थी कुंवर पृथ्वीराज की।
अब जब पता चल गया कि कुंवर पृथ्वीराज भी मर चुका है, जयमल भी मर चुका है, और संग्राम सिंह जो है वो जिंदा है, परंतु वो करमचंद परमार की शरण में अजमेर में है। ठीक है, तो रायमल क्या करता है, संग्राम जो करमचंद पवार है उसको एक उसको पत्र भेजता है कि करमचंद पवार संग्राम सिंह तेरे पास में है, तू एक काम कर, संग्राम सिंह को लेकर के आ जा। और अब जो चित्तौड़गढ़ शासक है संग्राम सिंह ही बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बेटे मारे जा चुके हैं। तो करमचंद पवार संग्राम सिंह को लेकर के चित्तौड़ के अंदर आता है, जिससे रायमल जो होता है करमचंद पवार की स्वामी भक्ति उससे इतना ज्यादा कुछ होता है कि करमचंद पवार को एक बबोई की जागीर देता है। बम्बई नहीं है दोस्तों, बबोई है। बबोई की जागीर देता है किसको, करमचंद पवार को। और उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया जाता है, संग्राम सिंह को घोषित कर दिया। और 1509 ईस्वी के अंदर जब रायमल की मृत्यु होती है तो मेवाड़ का राजा कौन बनता है, महाराणा शाह क्या, महाराणा संग मेवाड़ का राजा बन जाता है। तो ये थी कहानी पूरी की पूरी। अब हेडिंग डाल लो महाराणा संग्राम सिंह, और हम अब बात करेंगे महाराणा सांगा की। दोस्तों इसे तो मैं मिटा देता हूँ। हेडिंग डाल लो महाराणा सांगा। सांगा डाल लो, संग्राम सिंह डाल लो। 1509 से महाराणा संग्राम सिंह। सबसे पहले उपाधियों की बात कर लेते हैं कि भाई इसे क्या कहा जाता है। तो महाराणा संग्राम सिंह को क्या कहा जाता है, इसके उपनाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे कहा जाता है हिंदू पथ। क्या कहा जाता है इसे, हिंदू पथ कहा जाता है। लिख लो, हिंदू पथ। और कहा किसने था ये, गोपीनाथ शर्मा। किसने कहा था ये, गोपीनाथ शर्मा। एक इसे कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। क्या कहा जाता है इसे, सैनिकों का भग्नावेश। वो किसने कहा था, कर्नल टोड ने। सैनिकों का भग्नावेश, और इसको किसने कहा था, कर्नल टोड ने। ठीक है दोस्तों, दूसरी जानकारी में जान देंगे इसकी उपाधियों की। एक और इसे कहा जाता है, इसका नाम है हिंदू सुल्तान। जैसे हिंदू सुल्तान लगभग लगभग सभी को कहा जाता है। एक चीज और देख लो, हिंदू पथ क्यों कहा जाता है इसको, हिंदू पथ इसलिए कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजपूत राजा है। जो 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली जो राजपूत राजा था वो था राणा सांगा। तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, हिंदू पथ कहा जाता है। भग्नावेश कहने के पीछे उद्देश्य कि इसके शरीर का 80 घाव बताया जाता है कि इसके शरीर में कितने घाव होते हैं, इसके शरीर में 80 घाव होते हैं। तो भग्नावेश पूरी तरह से टूटा हुआ था जगह जगह से, पर फिर भी ये इसकी उपाधि थी। एक सैनिक का भग्नावेश, मानव का खंडन। जैसे ही राणा सांगा राजा बनता है, सबसे पहला काम क्या करता है कि जो जिसने इसको शरण दी थी करमचंद पवार, उस करमचंद परिवार को जो उसके मुख्य सामंत होता है, उन मुख्य सामंतों की श्रेणी में लेकर आ जाता है। और करमचंद पवार को उसकी किसकी उपाधि देता है, रावत की। करमचंद पवार को किसकी उपाधि दी थी इसमें, रावत। किसकी उपाधि दे दी करमचंद पवार को, रावत की उपाधि दे दी। रावत की उपाधि देना स्वाभाविक था कि भाई जिसने जान बचाई मेरी उसको तो सम्मान देना ही चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, करमचंद पवार को रावत की उपाधि दे दी। और उसको जागीर और प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है, जागीर और प्रदान करता है।
कौन कौन जगह पर होता है? तो मांडलगढ़ की जगह होता है, कौन सी जगह होता है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ की जगह दिया। एक होता है बनेड़ा की, एक परबतसर की। तो ये अलग अलग जगह की जागीर रोड देता है करम कुमार को। करम कुमार तो मजे कर आराम से, तूने मेरी जान बचाई है, तो मेरे को शरण दी है, तो तू जगह खूब मजे कर। ठीक है, फिर उसे से उतार लो। फिर हम बात करते हैं कि राणा सांगा और दिल्ली का जो संघर्ष है उसकी बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संघर्ष है उसकी बात करेंगे अब। सिर्फ कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, राणा सांगा जब राजा बनता है तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान होता है उसका नाम होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी और राणा सांगा के बीच में मतलब कि किसी प्रकार की अनबन नहीं होती है, किसी प्रकार को युद्ध में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो राणा सांगा के समय इसका जो समकालीन है दिल्ली का सुल्तान, उसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी। ये हिंदू धर्म को अच्छी नजरों से देखता था, तो इस कारण से इसके टाइम पे हमें ज्यादा सबका देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये तो जो मारवाड़ की जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ के जो लोग हमको जागीर पता चलता है, जब गंगोत्री की और बात करते हैं, जो उनको जागीर में रंग होता है, वो हत्या बंद करवाता है, तो ये सही था। लेकिन इसका पुत्र होता है, इसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ये इब्राहिम लोधी आज थोड़ा खराब आदमी। इब्राहिम लोधी का ये मानना था कि भाई इस्लाम धर्म का ही प्रचार करेंगे, और हमारे होते हुए मेवाड़ की क्या हैसियत है जो हमारे सामने समकालीन। तो इसके कुछ कारनामे थे, इस कारण से इब्राहिम लोधी और राणा सांगा क्या है, आमना सामना होता है। क्या आमना सामना होता है? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा। सबसे पहला तो इसके सामना होता है 1517 के अंदर। कहाँ पे होता है? खातोली नाम की जगह पर। खातोली पे एक युद्ध लड़ा जाता है राणा सांगा और संग्राम सिंह का। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का युद्ध लड़ा जाता है खातोली नाम की जगह पर, खातोली कोटा के अंदर स्थित है। खातोली में युद्ध लड़ा गया, इसमें से क्या कह दिया गया? खातोली का युद्ध कह दिया गया 1517 ईस्वी के अंदर। इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में युद्ध का कारण है साम्राज्य विस्तार। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का जो प्रचार है उसका प्रचार करना, सांगा की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करना। इब्राहिम लोधी नहीं चाहता था कि इसके होते हुए सांगा की शक्ति का विस्तार हो। इस कारण दोनों के मध्य युद्ध के कारण बन जाते हैं, और इब्राहिम लोधी और सांगा के मध्य युद्ध होता है खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी के अंदर। खातोली कोटा के अंदर स्थित है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है खातोली कहाँ स्थित है, खातोली कोटा के अंदर स्थित है। तो खातोली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी के अंदर, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार जाता है। इब्राहिम लोधी क्या हो गया इस युद्ध में? इब्राहिम लोधी हार गया, और जीता कौन? सांगा। कहते हैं खातोली के युद्ध में सांगा की एक बाजू कट गई। क्या कट गई थी? खातोली के युद्ध में सांगा की एक बाजू कट गई थी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सांगा ने फिर भी युद्ध जीत लिया था। इसके बाद में सांगा का एक युद्ध और होता है इब्राहिम लोधी के साथ में, और कौन सा होता है? वो होता है 1518 के अंदर। एक साल के बाद में सांगा का जो युद्ध होता है वो किससे होता है? इब्राहिम लोधी से होता है 1518 के अंदर, जिसका नाम है बांडी धौलपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बांडी धौलपुर का युद्ध माना जाता है वो। और इसके अंदर भी कहता है जो सांगा था, सांगा जीत जाता है। ये भी लिख लो आप, बांडी। बांडी। बांडी कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। बांडी धौलपुर का युद्ध।
इस युद्ध में भी वही परिणाम रहा। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया और जीता कौन? सीधा सीधा क्वेश्चन पुट हो जाता है, उसको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना। फिर बांडी धौलपुर का युद्ध कब हुआ था, खातौली कोटा युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। सांगा का सिकंदर लोदी से युद्ध नहीं होता है, इब्राहिम लोदी से युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक दोस्तों, तो ये तो थी दिल्ली सल्तनत की। और इब्राहिम लोदी कहते हैं कि इतनी बुरी हार, इब्राहिम लोदी की हार इतनी बुरी होती है कि वो सांगा से दोबारा युद्ध नहीं करता। फिर 1526 ईस्वी के अंदर सांगा जो इब्राहिम लोदी है उसका बाबर से युद्ध होता है, और उसके अंदर तो फिर इब्राहिम लोदी मारा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के जितने भी सुल्तान हैं वो या तो उनकी घर पे मौत हो रही है, कोई चौगान खेलते हुए मर रहा है, कोई घोड़े से गिर के मर रहा है, कोई सीढ़ियों से गिर के मर रहा है, हम पढ़ते ही जब। लेकिन इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था, शहीद हुआ था। युद्ध के मैदान में शहीद हुआ था इब्राहिम लोदी, वही है एकमात्र जो युद्ध के मैदान क्या हुआ था, शहीद हुआ था। तो अब बात करते हैं आगे की। ये तो था कि दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के मेवाड़ दिल्ली संघर्ष। अब हम बात करेंगे आगे की। तब तक आप एक बार और नोट डाउन करो है, इब्राहिम लोदी के युद्ध है, इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी सेनापति होता है। कभी क्वेश्चन बन जाता है उससे, वो भी लिख लो आप। एक तो है मियां हुसैन, मियां हुसैन, और एक है मियां माखन, हुसैन और माखन, मियां हुसैन और मियां माखन, ये दो क्या होता है, सेनापति होते हैं। ये सेनापति है किसके? इब्राहिम लोदी के सेनापति। किसके सेनापति है? इब्राहिम लोदी के सेनापति। इसके बाद में अब तुम बात करेंगे मेवाड़ मालवा संघर्ष की। और अब सांगा और मालवा के जो सुल्तान है उनकी हम चर्चा करेंगे। आप ये नोट डाउन कर लो, जब आगे की चर्चा करते हैं। एक चीज, एक यहीं से हम एक और पृष्ठभूमि बना लेते हैं, यहीं से बना लेते हैं ताकि हम आगे चल करके कोई दिक्कत ना आए। कि इब्राहिम लोदी है, इस इब्राहिम लोदी के सेनापति, इब्राहिम लोदी सेनापति होते हैं। यहाँ कर लेते हैं नोट डाउन। इस इब्राहिम लोदी के विद्रोही सेनापति होते हैं, इसका नाम होता है दौलत खां। ठीक है दोस्तों, और इस दौलत खां का एक पुत्र होता है, इसका नाम होता है दिलावर खां। ये दिलावर खां क्या करता है, ये जाता है काबुल, और कहते हैं काबुल पर उस समय जो संघर्ष था अपने जो राजपाट के लिए लड़ रहा था वो बाबर था। और उस बाबर को निमंत्रण देता है कहाँ का, भारत पर आक्रमण करने का। तो बाबर को निमंत्रण कौन देता है? दिलावर खां देता है। लेकिन यहीं से एक चीज और बन के आती है, बाबर ने जब अपनी ग्रंथ पुस्तक लिखी थी तुजू के बाबरी, बाबरनामा, उस ग्रंथ में बाबर ये कहता है कि मेरे को जो निमंत्रण देने आया था वो सांगा ने भिजवाया था, मुझे सांगा ने बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन जो फारसी इतिहासकार हैं, अलग इतिहास, वो ये कहते हैं कि उस बाबर को निमंत्रण देने कौन जाता है? दिलावर खान निमंत्रण देने जाता है कि सर सुल्तान आप काबुल में क्या लड़ाई कर रहे हो, काबुल की जंग क्यों जीत रहे हो, अब तो भारत में आओ एक बार, और भारत के अंदर दिल्ली पे आक्रमण करो। दिल्ली के कुछ शासक है, हम लोग भी बहुत ज्यादा भी चल नहीं रहा, उसकी भी बत्ती बुझी बुझी हुई है,
अब वहाँ आओ, दिल्ली पे आक्रमण करो, पूरे भारत पे आक्रमण करो, भारत पे राज करो। तो इस दिलावर खां के निमंत्रण पे ही बाबर आता है आक्रमण करने के लिए, कहाँ पे? भारत में। और 1526 को पानीपत का पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। और वो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये चीजें नोट डाउन कर लेना आप, यहीं पे है। यहीं साथ 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 हमने बाबर की जो पृष्ठभूमि थी, बाबर भारत में कैसे आया, उसकी भी हमने चर्चा कर ली। अब आप वैसे नोट डाउन कर लो, फिर निकाल देना मेवाड़ मालवा संघर्ष। ठीक है दोस्तों, उतार लो आराम से। मेवाड़ वर्सेस मालवा का यहाँ पे कौन सा महमूद खिलजी। ये जो महमूद खिलजी ये सेकंड है, कुंभा के समय जो लड़ता है जो, वो प्रथम है। वैसे यहाँ पे कौन है? सांग। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है 1519 ईस्वी के अंदर। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है 1519 के अंदर। कौन से कहाँ युद्ध होता है? गागरोन के अंदर होता है वो, तो इसे क्या कहा जाता है? गागरोन के युद्ध कहा जाता है। कहाँ कहाँ होता है? गागरोन में। गागरोन का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जो है महमूद खिलजी को हरा देता है। जीतता कौन है? राणा सांगा। और हराया किसको? महमूद खिलजी को हरा दिया। कौन से युद्ध में? गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर होता है। फिर इसके बाद में 1520 के अंदर राणा सांगा एक युद्ध और करता है। वो गुजरात के अंदर करता है, ईडर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उस युद्ध के अंदर भी जो गुजरात में शासक होता है उसको सांगा क्या कर देता है? हरा देता है। तो ये दो युद्ध और करता है राणा सांगा। ईडर का युद्ध गुजरात कहलाता है वो, इसका नाम है मुजफ्फर शाह। क्या नाम होता है इसका? मुजफ्फर शाह। ये तो 1519 का हो गया। 1520 ईस्वी। 1520 ईस्वी के अंदर ईडर का युद्ध होता है। और किस किस बीच में होता है ये? सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह। सेकेंड। और इस युद्ध में कौन जीता है? सांगा। किस पर आता है? मुजफ्फर शाह को हराता है। ठीक है दोस्तों, तो सांगा की ये जो चीजें हमने पढ़ी, सांगा के बारे में जितना हमने पढ़ा, आप सब लोग उसको रिवीजन कीजिए और समझिए इस चीज़ को। जो कुछ थोड़ी बहुत बातें बातें बची हुई है, सांगा के द्वारा जो क्या क्या सांस्कृतिक कार्य किए गए हैं, स्थापत्य कला में किया गया है, कौन कौन से साहित्य ग्रंथों के सांगा के समय हुई है, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।